हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड का हमारा वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक। दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था 51 से लेकर 99 तक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 149 तक। और ये हमारा थर्ड वीडियो होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर अब। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस लॉर्ड समर, क्या पूछा है? लॉर्ड समर इन्होंने क्या हेल्ड किया था? दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। एक मिनट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस लॉर्ड समर दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। वो आदमी भी दोषी माने जाएंगे जो वहां पर खड़े हुए देख रहे थे और जो वहां पर वेट कर रहे थे। तो ये लॉर्ड समर ने कौन से केस में हेल्ड किया था? ये किया था बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पर में। और ये कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन नंबर 34 के अंदर आता है। ये बात ध्यान रहेगी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for the act in the same manner as if it were done him alone. ऑप्शन नंबर ए। और ये भी बात किससे कही गई है? सेक्शन नंबर 34 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए, उसने क्या किया? इंटेंशनली कॉज की किसकी डेथ? जेड की डेथ। कैसे करी? उसको खाना ना दे करके और उसको मार करके। मतलब ऐसा है कि एक्स की मंशा थी कि वो जेड को मारे। तो उसलिए उसने क्या किया? एक्स ने क्या किया? एक तो उसको खाना देना बंद कर दिया, खाना देना बंद कर दिया, और साथ साथ उसको पीटता भी था, पीटता भी था। कौन? एक्स। किसको? जेड को। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो ए है, ये जो मिस्टर ए है, ये आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा? आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत ये दोषी माना जाएगा? तो ये माना जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कहता है पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन। और अगर हम 37 की बात करें तो ये बात करता है कोऑपरेशन की। ये बात ध्यान रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू प्रोसिक्यूट अ पर्सन अंडर सेक्शन 37 ऑफ आईपीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इज एसेंशियल। अभी मैंने बताया 37 में क्या मांगता है? कॉपरेशन मांगता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। द टर्म ऑफेंस एज डिफाइंड इन आईपीसी। आईपीसी में जो ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है, और ऑफेंस की डेफिनेशन हमें कहाँ दे रखी है? सेक्शन नंबर 40 के अंदर। क्या कहती है ऑफेंस की डेफिनेशन? एनी एक्ट मेड पनिशेबल बाय पेनल कोड। बिल्कुल सही बात है। एनी एक्ट मेड पनिशेबल बाय पेनल कोड और स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। तो ये दोनों बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफेंस की डेफिनेशन आईपीसी में कहाँ दे रखी है? तो दे रखी है सेक्शन 40 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। और 41 की अगर हम बात करें तो ये होता है पार्टिकुलर लॉ। सॉरी, अगर हम इसकी बात करें 41 की बात करें तो ये होता है स्पेशल लॉ। 42 की अगर हम बात करें तो ये होता है लोकल लॉ। 39 की अगर हम बात करें तो ये होता है वॉलेंटरी लॉ। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106।
लोकल लॉ मेंशन इन 42 ऑफ आईपीसी मींस लॉ जो एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर एप्लीकेबल होगा, लॉ विच इज एप्लीकेबल ऑन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107 इन आईपीसी वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल विच आर द फॉलोइंग। अब इलीगल हमें कहाँ दे रखा है, 43 के अंदर दे रखा है। और इलीगल का मतलब क्या होता है, जो कि एक ऑफेंस हो, सही बात है। ऐसा एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, ये भी बात सही है। और विच फर्निश ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर अबाउट। अगला क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी द वर्ड इलीगल इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। अब किसके ऊपर हम किस चीज को मानेंगे कि ये इलीगल की डेफिनेशन में नहीं आता। ऐसा एक्ट जो ऑफेंस है ये तो आता है, ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है ये भी आता है, ऐसा एक्ट जिसको एक रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, ये नहीं आता। क्योंकि ये हमें कहाँ दे रखी है, सेक्शन 24 में, जो कि बात करता है किसकी, डिसऑनेस्टली। और ऑप्शन नंबर डी ये तो आता है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 108। आगे देखते हैं, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इलीगल यूज अंडर सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी नॉट एप्लीकेबल। अब किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन ए, ऑफेंस होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऐसा एक्ट जिसके हम सिविल एक्शन को नहीं होता नहीं, ये भी होता है। लेकिन इमोरल कोई इसमें नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 109। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 110। इंजरी जो हमें दे रखी सेक्शन 44 के अंदर, डिनोट्स हार्म इलीगली कॉज टू किसकी, बॉडी की भी इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, किसी आदमी के माइंड की रेपुटेशन की भी इंजरी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी एक मिनट, अंडर सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी इंजरी मींस, इंजरी का मतलब क्या होता है, इलीगली कॉज टू एनी पर्सन, उसकी बॉडी के ऊपर कोई हार्म पहुंचाना, उसके माइंड के ऊपर कोई हार्म पहुंचाना, उसके प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हार्म पहुंचाना और उसकी रेपुटेशन के ऊपर कोई हार्म पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 112। अंडर सेक्शन 45 ऑफ आईपीसी लाइफ डिनोट्स, लाइफ का मतलब क्या हो गया, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 113, अ पर्सन इज बिलीव टू हैव एक्टेड इन अ गुड फेथ, गुड फेथ की बात कहाँ करता है, सेक्शन 52 के अंदर। A person is believed to have acted in a good faith when it is proven that the accused was act in due care and attention। इसकी जगह अटेंशन भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 114 114, गुड फेथ विद इन द मीनिंग ऑफ आईपीसी 52 में दे रखा है, एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये रिपीट है। अगला क्वेश्चन, द वर्ड गुड फेथ इज डिफाइंड इन आईपीसी, कहाँ दे रखा है, 52 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 52 ए की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दे रखा है हार्बर, और 51 में दे रखा है ओथ, 50 में दे रखा है हमारा सेक्शन। ये बात याद रहेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी हार्बरिंग हैज बीन डिफाइंड, हार्बरिंग कहाँ डिफाइंड है, 52 ए के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द आईपीसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस, इनमें से कौन सा अपराध नहीं है। देख लेते हैं, प्रिपरेशन टू वेज अ वार अगेंस्ट स्टेट, ये तो अपराध है, बिल्कुल है। प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, ये अपराध है। प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर, ये अपराध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर आईपीसी, आईपीसी के अंदर अब कौन सी पनिशमेंट नहीं दी जाती। तो अब नहीं दी जाती कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ नहीं दी जाती। और कौन सी दी जाती है, डेथ दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, और कौन सी दी जाती है,
रिगोरियस सिंपल दी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन हट गई है, फिर फोरफीचर दी जाती है और फिर फाइन दिया जाता है। ये वाली जो पनिशमेंट है ये अब हटा दी गई है। आगे देखते हैं, और ये अब कौन से एक्ट से हटाई गई है वो अभी हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। By which one out of the following act the word imprisonment for life was substituted from the word transportation of life? कौन से एक्ट से है? एक्ट नंबर 26 ऑफ 1955, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, हाउ मेनी काइंड ऑफ पनिशमेंट आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 53। अब सेक्शन 53 किसके बारे में बात करता है? पनिशमेंट के बारे में बात करता है। और अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 5। स्टार्टिंग में कितनी थी? स्टार्टिंग में थी 6। कौन सी रिमूव हुई है? रिमूव हुई है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ। ये बात ध्यान रहेगी। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट द डेथ सेंटेंस शुड बी गिवन इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन नंबर डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट? कौन सी इनमें से पनिशमेंट का एक टाइप है? देख लेते हैं, विपिंग नहीं, सर्विट्यूड नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, फाइन है। इसके अलावा और कौन सा था? फोरफीचर था, सिंपल रिगोरियस था, लाइफ था और डेथ था। ये बात ध्यान रहेगी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशमेंट अंडर आईपीसी? ट्रांसपोर्टेशन अब नहीं है, फाइन है, फोरफीचर है, डेथ। ये बात ध्यान रहेगी। आगे बढ़ते हैं, ए हु वाज प्रीवियसली कन्विक्टेड अंडर आईपीसी 376 के जुर्म में, वो पहले से कन्विक्टेड था, अब उसने वही सेम अपराध दोबारा कर दिया, तो अब क्या होगा? उसकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होगी, अब वो उसकी आजीवन काल के लिए सजा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। आइडेंटिफाई द पनिशमेंट विच इज नॉट प्रिस्क्राइब अंडर द कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट इन आईपीसी। कौन सी नहीं है? डेथ तो है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है और फॉरफीचर भी है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, इन द केस ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, पावर टू सस्पेंड, पावर टू रिमिट और पावर टू कम्यूट द कन्फर्ड अपॉन किसके पास होती है? वैसे तो होती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास होती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास होती है, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमें कहाँ दे रखा है? 55A के अंदर दे रखा है। ये बात ध्यान रहेगी। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर आपके पास ऑप्शन में ना हो तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीसी द डेथ सेंटेंस कैन बी कम्यूटेड? किसकी बात कर रहे हैं? डेथ सेंटेंस कैन बी कम्यूटेड की बात कर रहे हैं। अब डेथ की अगर बात आ जाए तो वो होगा हमारा सेक्शन 54, और अदर की बात आ जाए तो वो होगा हमारा 55। यहाँ किसकी बात पूछा है? डेथ की बात पूछी है, तो डेथ कहाँ पे आएगा? सेक्शन नंबर 54 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may commute the sentence of death of the accused person to any other sentence without the consent of accused, option number B। अब ये क्वेश्चन वो आराम से कर लेगा जिसने ये डेफिनेशन पढ़ी हो, विदाउट द कंसेंट ऑफ accused, ऑप्शन नंबर डी। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये कौन करेगा? ये हमारा होगा सेक्शन 55 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। In how many years a sentence of imprisonment for a life can be commuted by the government?
ये बात किसकी पूछ रहा है? ये पूछ रहा है हमसे, इसका हम आंसर होगा 14 ईयर्स। और अगर बात कर दे फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट की, तो वो होगा 20 ईयर्स। फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट कहाँ दे रखा है? 57 में। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे पूछ ले जो गवर्नमेंट कंप्यूट करेगी तो वो करेगी 14 ईयर्स वाला, और अगर फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट वाला पूछ ले तो वो होगा 20 ईयर्स वाला। इसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल मत करो। अगला क्वेश्चन, हु में कम्यूट द सेंटेंस? अभी मैंने आपको 3-4 बार बता दिया ये बात। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्शन 55A। अगला, इन कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट या टर्म ऑफ पनिशमेंट, द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ इज रिकॉर्ड इज इक्वल टू 20 ईयर्स। अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, कहाँ से रखी है बात ये? सेक्शन 57 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 61 एंड 62 ऑफ आईपीसी dealing with the absolute forfeiture of all property of the offender has been abolished by एक्ट नंबर 16 ऑफ 1921। ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि आजकल इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस, जहां पर कोई सम नहीं दी गई है। फाइन में बी एक्सटेंड देयर द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर मे बी लाइबल टू सेंटेंसिंग। ये हमसे पूछा गया सेक्शन नंबर 63 में से क्वेश्चन। और इस केस में अगर जहां पर कोई स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन नहीं है तो फाइन अनलिमिटेड तो हो सकता है, लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब? भैया इस इसके अमाउंट फिक्सिंग में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो हम अमाउंट फाइन का लगाएंगे वो उस आदमी को देख करके लगाएंगे कि भैया ये पे कर भी सकता है नहीं कर सकता। अगला बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट है, where no sum is expressed to which fine may be extended under IPC. In such a case, the amount of fine to which the offender is liable unlimited but not excessive. Option number B। सेक्शन नंबर 63 से पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन अंडर सेक्शन 64 कितना होगा? shall be in excess of any other imprisonment to which the offender has been sentenced. ऑप्शन नंबर ए। आगे, the term for which the court direct the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall be 1/4 of the maximum. ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, when the offense is punishable, maximum term of the imprisonment that can be awarded in default of fine। आपको पनिशमेंट भी मिली थी और आपको क्या मिली थी? फाइन भी भरना था, लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? फाइन नहीं भरा। अब जब फाइन नहीं भरा तो जो भी उस मजिस्ट्रेट की पनिशमेंट देने की क्षमता होगी, सपोज एक मजिस्ट्रेट है उसकी क्षमता है 3 साल तक की सजा देने की, आपने फाइन नहीं भरा, कोई बात नहीं। 3 साल में कितने महीने होते हैं? 36 महीने होते हैं। तो इसकी 1/4 सजा आपको दे देगा, मतलब 9 महीने की सजा आपको वो दे सकता। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अंडर आईपीसी, when the offense is punishable with both the fine and imprisonment for non-payment of fine shall not exceed 1/4 of the maximum term imprisonment fixed for the offense। आगे बढ़ते हैं। imprisonment in default of fine cannot be exceed, भाई कितना? 1/4 ऑफ द मैक्सिमम, यहाँ पे 1/4 होगा, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी, sentence of imprisonment for non-payment of fine shall be limited to, option number B, 1/4 of the maximum term imprisonment fixed for the offense।
143, the chief judicial magistrate has punished the accused with the imprisonment of 5 years and fine of 10,000 rupees under section 325 of IPC. The maximum imprisonment under 325 is 7 years. ठीक है. On non-payment of fine, the magistrate can give him maximum imprisonment up to, क्या पूछा है कि एक सीजीएम साहब थे, उन्होंने एक अपराधी को क्या किया, सजा सुनाई और बोला फाइन भी भर. ठीक है. इसने भाई ने फाइन नहीं भरा और इसकी जो सजा थी वो थी 7 साल की. अब 7 साल में कितने महीने होते हैं? 7 इंटू 12, 84. अब यहाँ पर अगर इस भाई ने ये फाइन नहीं भरा तो ये जो सीजीएम साहब है ये 84 महीने का 1/4 सजा, मतलब 21 महीने की सजा इसको एडिशन में सुना सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी 21 में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था 1/4 ऑफ द मैक्सिमम. मैक्सिमम कितनी है? 84 महीने, 7 साल. तो 21 महीने की सजा इसको और मिल सकती है. आगे बढ़ते हैं. इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, जहां पर सिर्फ फाइन से पनिशमेंट मिलेगी, तो उस केस में नॉन पेमेंट ऑफ फाइन क्या होगा? सिंपल होगा, हैज टू बी सिंपल. ऑप्शन नंबर बी. आगे देखते हैं. मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इन केस ऑफ पनिशमेंट विद फाइन ओनली कितनी होगी? अब यहाँ पर ये है 100 रुपए का फाइन है, तो मैक्सिमम कितनी होगी? 6 महीने. और इसकी क्या है क्रोनोलॉजी, क्या है? 50 रुपए तक का है तो 2 महीने, 50 से 100 तक का है तो 4 महीने, और 100 से ज्यादा है तो 6 महीने. ये बात ध्यान रहेगी. Under IPC, if the offence is punishable with the fine only and the accused has awarded of 50 rupees fine, period for imprisonment default of fine कितना होगा? 2 महीने से ज्यादा होगा. ऑप्शन नंबर बी. आगे देखते हैं. The the protection against double jeopardy is contained in section 71. और आज का आखिरी क्वेश्चन. अंडर आईपीसी विच ऑन द फॉलोइंग सेक्शन मेक द प्रोविजन ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? 73. आज हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 101 से 149 तक. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. कल हम फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. गुड बाय एंड टेक.